हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पंडित के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद अंकित की जीएस निधि की जो बुक है उसमें जो दोस्तों पॉलिटी का जो पार्ट है इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट करने वाले पाँचवां है। इसके पहले हम लोगों ने 4 जो है प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं जिसमें हम लोगों ने 200 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो है 201 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है 201 नंबर है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और खालिस्तान द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है तो ये राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के से मिलकर बनती है। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत ही अधिनियमित होता है। संसद में विधेयकों पर सहमत यानी असहमति हेतु राष्ट्रपति को वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 प्राप्त है। 202 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52 से 78। भारतीय संविधान का जो भाग 5 का अध्ययन है फर्स्ट अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायाधीश संबंधित प्रावधान हैं। 203 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए जो है पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारत में के जो राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति प्राप्त है जिसके आधार पर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता है। जब राष्ट्रपति ना तो विधेयक पर अपनी अनुमति देता है और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजता है तो इसके बाद विधेयक का अंत हो जाता है, जिसे राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति कहा जाता है। पॉकेट वीटो शक्ति का जो प्रयोग है सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया था। 204 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो ये हो जाए 123। अध्यादेश उतना ही प्रभावशाली होगा जितना संसद में पारित कानून। अनुच्छेद 121 में लिखा है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 205 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में जो है निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं है बोला जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के विश्रांत काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान भाग 5 के अध्याय 3 में है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र न चल रहा हो। राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 206 है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15वीं निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरगंज के एक छोटे से गाँव में हुआ था। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि पहली जो महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। अगला है भारत का जो उपराष्ट्रपति है, इसके जो है विषय में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। 207 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे? तो इसका जो है अनुच्छेद 89 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन अनुच्छेद 66 के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन है राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। अनुच्छेद
92 में है जब सभापति और उपसभापति दोनों पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन न होंगे। अनुच्छेद 91 में सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति है। अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग करना और पद से हटाया जाना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस वर्ष में भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न 1954 प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे। वर्ष 1949 से 1952 तक ये सोवियत संघ में भारतीय राजदूत पद पर रहे हैं। वर्ष 1952 में इन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। ये लगातार 2 बार 1952 से 1962 भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। इन्हीं के जन्म दिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 209। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम खालिस्तान निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 20। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के लिए उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। 210 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के पहले सभापति थे। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। 211 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है कि भारत का वह उपराष्ट्रपति भी होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये हो जाए अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 56 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगला है अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता आवश्यक नहीं है पूछा जा रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। उनकी आयु 40 वर्ष पूरी होना चाहिए, ये गलत है। अनुच्छेद 66 के 3 में अनुसार जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो किसी व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का जो सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थायी जो है सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है।
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो ये हो जाएगा 60 दिन के अंदर। 60 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन यानी निवर्तमान उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 217 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो हो जाएगा 15,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा 20 मतदाताओं द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए तथा 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा की जानी चाहिए। निम्न में कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली का जो जन्म है 5 सितंबर 1888 को मद्रास में हुआ था। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने। वीवी गिरी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्रह्मपुर में हुआ था। उन्हें वर्ष 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 220 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा का जो जन्म है 4 जुलाई 1898 ईस्वी को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में हुआ था। गुलजारी लाल नंदा भारत के जो प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 13 दिवसीय कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 1997 में जो है सम्मानित किया गया था। अब हम लोग जो है संघीय परिषद से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। 222 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही नहीं है? तो ये कथन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, वे और उनके मंत्री सामूहिक रूप से संसद के उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा निचला सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है करने में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। लोकसभा में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होगा उसी के नेता को प्रधान नियुक्त किया जाता है। 223 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में 3 जो है प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है या सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं। इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस शब्द का अनुच्छेद 252 में शामिल किया गया। राज्य मंत्री दूसरा होता है। इन्हें कैबिनेट की
बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इनकी 2 श्रेणियां हैं। पहली जो है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और दूसरा है वे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार का मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है। अगला जो है तीसरा है उपमंत्री, जो है उपमंत्री कनिष्ठ मंत्री होता है जो किसी कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। 224 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या खालिस्तान है, तो ये हो जाएगा 12 व्यक्ति। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य मंत्री जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निचले सदन विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। 225 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 74। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों यानी कैबिनेट, राज्य एवं उप मंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 52 में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अगला है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा खालिस्तान की सलाह पर की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला है, निम्न में से किसने जो है 1979 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 और 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। किसानों और उनके अधिकारों के संबंध में मुद्दे उठाने के कारण उन्हें प्रायः भारत के चैंपियन कहा जाता है। उनके जन्मदिवस 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोट में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। इनकी समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। 228 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ खालिस्तान से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। लोकसभा के नियमों के अनुसार आमतौर पर भारत का जो प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन का नेता होता है। यदि जो प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य ना हो तो सदन के नेता का चुनाव कर सकते हैं। अब हम लोग जो है दोस्तों भारत का महान्यायवादी से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। 229 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के नियुक्ति का प्रावधान करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी के कर्तव्य पहला है, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से पेश होना, कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना। महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। भारत के पहले महान्यायवादी एम सीतलवाड़ 1950 से 1963 तक थे। भारत के वर्तमान 16वें महान्यायवादी आर वेंकटरमणी अक्टूबर 2022 से हैं। अगला क्वेश्चन है 230, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76(3) में हो जाएगा। अनुच्छेद 76(1) में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(2) में महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह दे। अनुच्छेद 76(4) में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। 231 नंबर 2022 है,
सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर वेंकट रमणी। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जो भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत का जो प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। 233 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब हम लोग 200 संघीय विधायिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को डिस्कस करने वाले हैं। 234 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विधान परिषद। भारतीय संविधान में जो है संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति भारत संसद का अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। 235 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 यानी 84 सीटें हैं। परिसीमन आयोग 2008 की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए जो है 84 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं और जो है सामान्य के लिए 412 सीटें हैं। भारत में परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया गया है। अंतिम आयोग का जो गठन है 2002 में किया गया था। 236 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 किसने पेश किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वित्तीय रूप से व्यवहार अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने और निजी क्षेत्र के लिए ऐसी अनुसंधान गतिविधियों को खोलने के लिए केंद्र ने लोकसभा में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 पेश किया। 237 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियां बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के पास। संसद द्वारा पारित कानून व्यवस्थाओं को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। संसद भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों को बदल भी सकती है या उनको समाप्त कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की गठन का प्रावधान किया गया है। 238 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, कथन सही हैं? तो ये हो जाएगा, पहला कथन दिया गया 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन हुआ था। दूसरा है दिसंबर 2023 तक लोकसभा के 17 आम चुनाव हो चुके हैं। तीसरा है लोकसभा के पहले अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चौथा है लोकसभा के जो है पहले उपाध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मौलांकर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही हैं, बाकी सभी जो है गलत है। 1 में क्या दिया गया है, ये दिया गया और 2 में ये दिया गया है। अगला देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 239, निम्नलिखित में से कौन संसद की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की जो सदस्य बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तब राज्यसभा का
उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक बुलाने का जो कारण है, संसद की जो है संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब एक सदन दूसरे सदन पर द्वारा पारित विधेयक को पारित नहीं करता है या विधेयक को अधिनियम के रूप में लागू होने से रोकता है, तब संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद लोकसभा के पहली अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गणेश बी मौलांकर। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मौलांकर लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष बने। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें 2009 से 14 मीरा कुमार थी। 241 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से 52 में हुआ था। भारत के लोकसभा के लिए पहला जो आम चुनाव था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इनमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन जो है क्षेत्रों से तथा 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। 242 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। यह एक वर्ष का केंद्रीय बजट है जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। इस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को व्यय का विवरण है। केंद्रीय बजट की वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 101 में संसद में स्थानों का जो है रिक्त होना दिया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताया गया है। अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की जो शक्ति का गणपूर्ति दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 243, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। केंद्रीय बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखा जोखा होता है। केंद्रीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व बजट में केंद्र सरकार के राजस्व प्राप्तियां और व्यय शामिल हैं। केंद्रीय बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों की परिभाषा है। अनुच्छेद 116 में संसद में लेखानुदान, प्रत्यानुदान तथा अपवादानुदान दिया गया है। 244 में है, खालिस्तान इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए लोकसभा अध्यक्ष सभापति। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा भंग होने के बाद भी नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बना रहा है। 245 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जब तक के लिए की जाती है जब तक लोकसभा और विधानसभा अपना अस्थायी अध्यक्ष न चुन लें। अगला है 246, निम्नलिखित में से कौन अपने जो है कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 में के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा भंग हो जाती है। 247 में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 87(1). भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 87(1) कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएंगे। 248 नंबर क्वेश्चन, वित्त विधेयक केवल खालिस्तान में प्रस्तुत किया जा सकता है
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा। साधारणता वित्त विधेयक ऐसे जो है विधेयक का जो कहते हैं जो आय या व्यय से संबंधित हैं। वित्त विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में दी गई है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुशंसा पर केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 249, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धन विधेयक। ऐसे विधेयक जिनमें सरकार के खर्चों से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। साधारण विधेयक वित्तीय विषयों से संबंधित प्रावधानों के अलावा किसी भी प्रावधान से संबंधित है। साधारण विधेयक का जो उल्लेख है अनुच्छेद 107 और 108 के तहत किया गया है। साधारण विधेयक को संविधान के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 250, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की जो है परिभाषा से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में संसद द्वारा जो है धन विधेयक को पारित करने के संबंध में विशेष प्रक्रिया निहित है। अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद सदनों के कार्य करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 251 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।